नमस्कार साथियों। मेरा नाम पुलकित शर्मा है और दिव्य रुद्रा कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। हम मौलिक अधिकारों को गहनता से समझ रहे थे और मेरी पिछली वीडियो में जिसने मौलिक अधिकारों की वीडियो देखी होगी उन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी और समझा होगा कि मौलिक अधिकारों का स्तर कहाँ तक होता है और कहाँ तक हम उन्हें समझ सकते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें मौलिक अधिकारों से अधिकांश प्रश्न आते हैं और उन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ ताकि एक भी प्रश्न आपसे अलग ना हो और आप उसका अच्छे से आंसर दे पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे हमने क्या अब तक पढ़ लिया। तो आप इसमें देखिएगा मौलिक अधिकार जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ लिए थे संविधान में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक होते हैं, मैंने आपको उसमें बता दिया। और संविधान में सबसे अधिक जो भाग हमने लिया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का लिया है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर बात करें जेबी कृपलानी समिति की, तो मैंने आपको इसमें ये बताया था कि मौलिक अधिकारों की पुनः जांच के लिए जेबी कृपलानी समिति बनी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है, तो उन दोनों अंतर को समझने के लिए आप अगर पुरानी वाली वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं इसमें क्विक रिवीजन में आपको पीछे का बता रहा हूँ कि मैंने आपको मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर समझाया था। वहीं पर हम आगे बढ़े तो वोट डालने का अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि मौलिक अधिकारों की महत्वता क्या है। तो किसी व्यक्ति के क्षमता के निर्माण में, क्षमता को बढ़ाने के लिए या फिर क्षमता का विकास, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता, इन सब के लिए मौलिक अधिकार बहुत आवश्यक है। एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, देखिए मौलिक अधिकार और अधिकारों से इसलिए अलग है, जैसे हमारे शरीर का कोई भी भाग एक समान नहीं होता, हमारे शरीर के कोई भी भाग की महत्वता एक समान नहीं होती। जैसे हृदय, हृदय सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर हृदय काम करना बंद कर दे तो बॉडी के सारे पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही सारे संविधान में जितने भी कानून हैं सबकी महत्वता एक सी नहीं है, उनमें सर्वाधिक महत्वता है मौलिक अधिकार की। तो ये भी मौलिक अधिकार की मैंने महत्वता आपको समझाई थी। दूसरा अगर देखें राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12, मैंने आपको राज्य की परिभाषा पूरी विस्तार से बताई है, राज्य भी समझाया क्या होता है, तो राज्य की परिभाषा भी मैंने आपको बताई है। अब अगर आगे देखें इसमें तो राज्य जो है एक शक्तिशाली संस्था है, मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य क्या है, एक शक्तिशाली संस्था होता है। कैसे होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आगे अगर देखें तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, हाँ इस स्टेटमेंट को मैंने पूरा का पूरा ब्रीफली मैंने पूरा एक्सप्लेन किया गया है, काफी विस्तृत रूप में मैंने आपको बताया कि राज्य जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध कैसे होते हैं, वो मैंने आपको पूरा समझाया है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध कैसे है, ये भी मेरी पिछली वीडियो में है। और अगर आप देखेंगे इसके मुख्य बिंदु, तो अब संवैधानिक स्थिति राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के विकास और उच्चतम न्यायालय की भूमिका, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि आज हमारी सीरीज स्टार्ट होगी। जब मैंने लास्ट आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था आपको समता समानता का अधिकार, और मैंने बताया था समानता का अपवाद, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार के बारे में। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15, अगर 14 की हम बात करें तो समानता, देखिए समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 मैं लिख देता हूं एक बार। अगर समानता के अधिकार की बात करें तो समानता किन किन अनुच्छेद से स्थापित होती है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। कई सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं या दुविधा में रहते हैं कि सारे आर्टिकल बहुत अलग अलग है, रटने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समता के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि समानता समानता इन सारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल से स्टैब्लिश्ड होती है। हम देखेंगे कैसे। जैसे कल मैंने आपको पिछली वीडियो में जो समझाया था वो विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता और विधि द्वारा स्थापित न्याय के मैंने आपको बारे में, दोनों के बारे में बताया था। ठीक, अब विधि के समक्ष समता में अगर आर्टिकल 15 देखें तो इसमें देखिए धर्म, प्रजाति, अगर मैं ऐसे कहूं मूल वंश, धर्म, प्रजाति, मूल वंश
जाति, लिंग एवं जन्म स्थान। तो ये कितने आधार हैं? अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि अनुच्छेद 15 में कितने आधारों का वर्णन है जिसके आधार पर समानता स्थापित की जाती है, तो धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी कि कितने आधार हैं? 5। 5 आधारों पर समानता स्थापित की जाती है। अब समझने वाली बात क्या है, सारे बच्चों को केवल यही पता होगा कि ये आधार है और इन आधारों के आधार पर क्या नहीं होगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगा, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। अब क्या समझना है आपको यहाँ पर, यानी कि भारत के अंदर आपको समानता स्थापित करनी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप देखिए कि संविधान में जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं क्रम में या मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, उसमें आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम देखें समानता आती है, और समानता चलती है हमारी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, और उसके बाद आती है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि समानता पहले है, उसके बाद में क्या है, समानता के बाद क्या आती है, स्वतंत्रता। अब आप मुझे विस्तार से अगर थोड़ा समझाइए, आप अपने आप को समय दीजिएगा तो मुझे बताइएगा समानता ज्यादा जरूरी है या स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है। तो आप इस पे गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर समानता ज्यादा जरूरी है या स्वतंत्रता। तो देखिए, जब आप स्वतंत्र होंगे तभी आप समानता का आनंद ले पाएंगे। अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो आपके पास अगर समानता है तो स्वतंत्रता का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे भारत में पहले इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम चला, उसके बाद में समानता के अधिकारों को लिया गया। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्वतंत्रता पहला हिस्सा है, समानता दूसरा हिस्सा है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों में समानता पहले है, स्वतंत्रता बाद में है। इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से, क्योंकि इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। वो ये जान चुके थे भारत में जाति व्यवस्था, भारत में वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, पिछड़ा, ये सारा का सारा भेदभाव इस स्तर पे था कि वो झेल चुके थे। एक किस्सा याद आता है मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि एक क्लास में ये पूछा जा रहा था कि क्लास चल रही थी और पूछा जा रहा था उसमें बच्चों से कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे थे कि सर परछाई है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, आसमान है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे थे अपना। तभी बाहर एक बैठा बच्चा जो अपनी भीगी आंखों से कांपता हुआ बोलता है कि मेरे लिए यह वो घड़ा है जो सामने रखा हुआ है, जिसे मैं देख सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता क्योंकि मैं अछूत हूं। अब आप देखिए विडंबना उस व्यक्ति की, जब वो आगे चला तो उसी ने भारत का संविधान लिखा। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप देखो, जितने ये भेदभाव की समाप्ति अगर भारत में हो रही है तो उतने तरह का भेदभाव रहा है भारत के अंदर। तभी तो हमने लिखे हैं इस आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए समानता पहले नंबर पर आती है। अब समानता अगर पहले नंबर पर आती है तो समानता किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो धर्म, भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। मूलवंश और प्रजाति एक ही वर्ड है दोनों। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कि जाति लिखा हुआ है। लिंग के आधार पर जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बताइएगा कि आर्टिकल 15 में समानता के कितने आधार हैं। तो आर्टिकल 15 में समानता के 5 आधारों का वर्णन किया गया है और इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब समझने वाली बात क्या है, हर एक बच्चे को पता है भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमें क्या समझना है, इसमें एक शब्द जो आता है वो लिखा हुआ है केवल। केवल केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा भेदभाव होगा। इसका मतलब क्या है? आप कहोगे सर अभी तो आप ये बता रहे थे कि ये आधार है, समानता लाने का प्रयास किया गया, भेदभाव नहीं होगा। जी हाँ, ये 5 आधार हैं जिनके आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए शारीरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, यानी कि यहां पर योग्यता लिखूं मैं, योग्यता के आधार पर
शारीरिक रूप से या फिर योग्यता के आधार पर एग्जाम्पल के फॉर्म में भेदभाव हो सकता है। कैसे? जैसे पुलिस के फॉर्म होते हैं, सेना का फॉर्म होता है, तो उसमें क्या मांगा जाता है कि अगर आपकी इतनी लंबाई है, इतनी सेंटीमीटर लंबाई है, तब आप सेना या आर्मी में आएंगे, अन्यथा आप नहीं आएंगे। तो आप इस आधार पर कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो देखिए, भेदभाव नहीं होगा, ये आधार है। अगर शारीरिक आधार पर भेदभाव हो रहा है तो वो ठीक माना जाएगा, क्योंकि कुछ नियम व शर्तें होती हैं जो माननी पड़ती हैं हमें, तो शारीरिक आधार पर भेदभाव चलेगा। अच्छा, योग्यता के आधार पर क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति एक क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है वो, तो उसे पुरस्कार मिलता है। तो बाकी लोग कहें कि साहब ये तो भेदभाव हो रहा है हमारे संग में, तो भाई भेदभाव जो है वो योग्यता के आधार पर हो सकता है, तो यहाँ पर योग्यता के आधार पर भेदभाव सही माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजों का मतलब क्यों माने हम कहेंगे कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा और इसके अलावा भेदभाव हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा, तो कहां पर नहीं होगा? समझते हैं भेदभाव नहीं होगा कहां पर। आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, तालाब, कुएं, स्नान घाट, होटल, ये जितनी भी जगह हैं और बहुत सारी जगह आती हैं, इन जगहों पर उन 5 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब फिर से मैं आपको बताऊं, जब ब्रिटेन का शासन भारत के अंदर था, तो कुछ गलियां, स्ट्रीट जिन्हें बोलते हैं, वो रिजर्व थी ओनली फॉर व्हाइट्स, उसमें केवल व्हाइट्स अलाउ थे, है ना। कुछ होटल्स थे जिन होटल्स में केवल व्हाइट्स को लिया जाता था। आपने कुछ भी सुना होगा महात्मा गांधी का, जब वो साउथ अफ्रीका में जा रहे थे, तो जो ट्रेन थी उसमें जो रिजर्व डिब्बा होता है वो केवल ओनली फॉर व्हाइट था, लेकिन महात्मा गांधी उसमें बैठ गए। पैसे होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया है। इतने तरह के भेदभाव चलते थे। सार्वजनिक स्थल पर, तालाबों में, कुओं में, स्नान घाट में, इनमें ऊंची जाति नीची जातियों के आधार पर भेदभाव होता था। ये कुएं क्या है, रिजर्व है किसी के लिए। तो ये सारे भेदभाव की समाप्ति हमने करवाई है आर्टिकल 15 से। अब देखिए, हम समानता पढ़ रहे थे। समानता में हमने पढ़ा कि 5 तरह का भेदभाव, इन आधारों पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। तो किन स्थानों पर नहीं होगा? तो स्थान क्या है? सार्वजनिक स्थल है, तालाब, कुएं, स्नान घाट, होटल और जितनी भी सार्वजनिक जगहें हैं, वहां पर इन 5 आधारों पर कभी भी भेदभाव नहीं होगा। समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से। तो आर्टिकल 15(2) में लिखा हुआ है कहां पर, और अगर मैं इससे पहले कहूं तो मैंने आधार आपको सारे ये बताए हैं इनसे पहले। अब देखिए, अब कल मैं जब बात कर रहा था तो आपको बता रहा था कि समानता सबके लिए एक जैसी हो, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। भाई, समानता सबके लिए अगर एक जैसी होगी तो वो समानता का नकारात्मक प्रभाव है। ये चीज जाननी है तो आप इससे पहले मौलिक अधिकारों की वीडियो देखिएगा जाके। तो करना क्या है हमें इसमें समझना है कि समानता में तो इसमें हम देखेंगे कि 15(3) में लिखा हुआ है समानता तो है, परंतु इसमें विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए, बच्चों एवं महिलाओं के लिए राज्य संरक्षण प्रदान करेगा, राज्य संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, यानी कि यहाँ पर समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर बच्चे या महिलाओं के लिए कुछ विशेष संरक्षण के प्रावधान किए जाएं तब। तो अगर भेदभाव के आधार पर देखा जाए तो भेदभाव नहीं है। 15 हमने 1 में पढ़ा, आर्टिकल 15(1) में 5 प्रकार का भेदभाव नहीं है। 15(2) में पढ़ा कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं है। अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 देखें तो इसमें विशेष रूप से बच्चे और महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है कि यदि आपने, फिर मैं बार बार वही एग्जाम्पल दोहराता हूँ, रिपीट करूंगा, कि जहां पर हम देखते हैं कि कई बार पुलिस या सेना में लड़कियों की जो मेरिट होती है वो कम लगाई जाती है, तो यही तो उसके पीछे रीजन है, विशेष संरक्षण प्रदान करना। यानी कि किसी भी एग्जाम में, किसी परीक्षा में लड़कियों की मेरिट कम लगाई जाती है, तो उसके पीछे रीजन है, वहां पर समता का उल्लंघन नहीं हो रहा, समानता का लिंग के आधार पर वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो आप आपसे पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया जा रहा है?
तो आप समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक महिला 24 घंटे में काम करती है तो वो पुरुष से ज्यादा काम करती है। एक लड़की अगर पढ़ रही है तो पढ़ाई के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उसे सारे हाउस मैनेजिंग के काम देखने पड़ते हैं, घर के कार्य देखने पड़ते हैं, उसके ऊपर सामाजिक दबाव होता है। इतने दबाव के बावजूद भी वो अगर पढ़ रही है तो सरकार उसे संरक्षण प्रदान करेगी, जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए। तो इसलिए संरक्षण प्रदान करती है कि महिलाएं या फिर लड़कियां या बच्चे और महिलाओं के लिए कुछ विशेष आरक्षण दिया जाएगा, विशेष संरक्षण दिया जाएगा और वो समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक केस है 1996 का, विशाखावाद। उच्चतम न्यायालय ने विशाखावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाहे वो संस्थान हो सरकारी ही, चाहे संस्थान हो निजी, निजी और सरकारी दोनों संस्थान के लिए महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। ये यौन संबंधी मामला था, यौन शोषण से संबंधित मामला था, यौन शोषण से संबंधित मामला था। और ये कई बार एग्जाम से पूछता है कि विशाखावाद 1996 का केस किस संबंधित है, तो यौन शोषण से संबंधित था। तो उसमें उन्होंने कहा कि चाहे वो निजी हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, सरकारी हो, दोनों जगह महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये आपको केस ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 15(1) में क्या है, 5 आधार है। 15(2) में क्या है, तालाब, कुएं, स्नान घाट, होटल, रेस्टोरेंट, इन जगह पर 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। 15(3) में क्या है, तो आप याद रखोगे सर, याद है हमें, तो 15(3) में बच्चे और महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर कहीं बच्चे या महिलाओं का मामला आएगा तो वहां पर समानता का उल्लंघन अगर होगा तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15(4) देखते हैं। 15(4), लेकिन 15(4) की कहानी सुनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी जब मैं बता रहा हूं जिसके बारे में बहुत बात होती है वो है आरक्षण। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 की क्लॉज 4 को जोड़ा गया, यानी कि यह है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आई, कौन से संशोधन से आई, पहला संविधान संशोधन। क्या था इसके अंदर, तो समानता के अधिकार में 15(4) को जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है 15(4) को, अब तक देखिए मूल संविधान 15(1), 15(2), 15(3) पहले ही है, 15(4) को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन से। क्या लिखवाया गया इसमें, तो सामाजिक, शब्दों पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा, सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक। देखिए 2 शब्द हैं जो एग्जाम में पूछता है, किन आधार पर, किस आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अब 2 वर्ड और याद रखने हैं आपको, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यानी कि आर्टिकल 15(4) किससे संबंधित है, कुछ विशेष प्रावधान जिन्हें हम आगे चल के आरक्षण के ही नाम देंगे। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 15(4) आया, 15 क्लास 4 आया। दूसरा, सामाजिक और शैक्षणिक, 2 आधारों पर, किन आधारों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है या फिर विशेष प्रावधान किया गया है, तो 2 आधार हैं, सामाजिक और शैक्षणिक। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कितने आधारों पर विशेष प्रावधान है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, तो ऑप्शन में क्या देता है वो, आर्थिक आधार नहीं होगा। आर्थिक आधार विशेष प्रावधान या फिर आरक्षण का जो वो है, आरक्षण का आधार नहीं है। आधार कौन सा है, आधार है सामाजिक और शैक्षणिक आधारों पर। किन जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक, अब सवाल ये है कि 15(4) जोड़ दिया गया, यानी कि अनुसूचित जाति या फिर जनजातियों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक, अगर वो पीछे है, वर्ग पीछे है, इन आधारों पर अगर ये वर्ग पीछे है तो उन्हें आगे लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आरक्षण दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक बच्ची, लड़की का एग्जाम्पल बताया था कि उसकी मेरिट कम लगा दी जाती है, ऐसी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए अगर वो सामाजिक स्तर पर
और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, जो कि सरकार ने माना है कि हाँ पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें विशेष प्रावधान किया जाएगा। तब भी आप इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि समानता का उल्लंघन है, क्योंकि वो समानता का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक, तो अगर आर्टिकल 15(4) देखें तो इसमें समानता का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे प्रश्न करते हैं सर ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और एक कोई व्यक्ति है बी। अब ए व्यक्ति जो है वो अनुसूचित जाति से आता है या फिर जनजाति से आता है। बेटा ए व्यक्ति के पास जो अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से आता है उसके पास उतने संसाधन नहीं है जिन संसाधनों का वो इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है। एक व्यक्ति है बी जो कि अच्छे घर परिवार से आता है, सामान्य वर्ग से आता है या फिर एसटी वर्ग से नहीं आता। उसके पास संसाधन मौजूद है, उसके पास शिक्षक मौजूद है, उसके पास किताबें मौजूद है, उसके पास लाइब्रेरी जाना मौजूद है, उसके पास बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ना मौजूद है, उसके पास फोन है, टैबलेट है, बहुत तरह के संसाधन उसके पास है, जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो जो ए व्यक्ति है वो संसाधनों के अभाव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इन वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर कोई अनुसूचित जाति है या फिर जनजाति है तो वो सामाजिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, तो सरकार का यह दायित्व बनेगा कि उन्हें आगे लाने का प्रयास वो करेगी। ठीक है, तो इसलिए देखिए वैसे आरक्षण बहुत बहस का मुद्दा है, इस पे कभी और वीडियो बनाई जाएगी और आपसे रूबरू होंगे उस पे, लेकिन अभी हम इसी समझते हैं। तो आर्टिकल अब वापस से अगर रिवाइज करें तो आर्टिकल 15(1) में 5 आधार है, 15(2) में तो तालाब, कुएं, रेस्टोरेंट, होटल्स आदि में उन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। 15(3) में हमने कहा था कि जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उन्हें विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। और 15(4) जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जुड़ा है, तो इस संशोधन के तहत हमने क्या किया है कि सामाजिक 2 आधार आपको याद रखने हैं, सामाजिक और शैक्षणिक, इन 2 आधारों पर किनके लिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को विशेष प्रावधान करके इनका जो दूरी है और वर्गों से दूरी उन्हें बराबर किया जाएगा, यानी कि इनका उत्थान किया जाएगा। इसलिए कई बार बहुत सारे एग्जामों में इन दोनों वर्गों की मेरिट जो है वो कम लगाई जाती है। उसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, जिसके पास संसाधनों का अभाव है उसके लिए कम संसाधन अगर उसके पास है तो राज्य उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। अब देखिए इसमें अगला अगर पॉइंट मैं आपको बताऊं, 1990s में वीपी सिंह की सरकार में जो पिछड़ा वर्ग है, अब पिछड़े वर्ग में अगर हम देखें जो ओबीसी वर्ग है उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया था, 27% आरक्षण, ये शायद सबको ज्ञात होगा। और उसके बाद अगर देखें तो 2006 तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा 93वां संविधान संशोधन 2006 लाया गया। अब देखिए संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, जब संविधान में बदलाव की बात करते हैं तो इसलिए एक वर्ड पॉइंट किया जाता है संविधान संशोधन, जो मैं आपको बता चुका हूं अपने प्रश्न उत्तर की सीरीज में 368 में आता है। तो अगर 2006 की बात करें तो उस समय मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह, उनकी उसमें प्रेसिडेंसी मंत्री जब थे तो 93वां संविधान संशोधन 2006 में लाया गया, जिससे आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया। यानी 93 से कौन सा आर्टिकल जोड़ा, 15(5). तो आप अगर 15(5) को देखोगे तो 15(5) जो जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या है इसमें, तो 15(1) सर हमने पढ़ लिया, 15(2) हमने पढ़ लिया, 15(3) पढ़ लिया, 15(4), 15(5) देखते हैं। तो जैसे 15(4) आर्टिकल प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ा था, वही 93वें संविधान संशोधन 2006 से अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया। इसमें कहा गया सामाजिक एवं और शैक्षणिक, फिर से वही बात, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से जो वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे जो वर्ग है, अगर वो वंचित वर्ग है
तो उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं भारत के अंदर हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, सरकार द्वारा वित्त पोषित, चाहे वो निजी हो, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा? आर्टिकल 15(5) के द्वारा, सन 2006 में। तो अगर सन 2006 की बात करी जाए तो सन 2006 में अब तो कौन कौन आएगा इसके अंदर? तो आपने समझ लिया, हम समझ गए सर कि 15(5) में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान है। कब आया? तो 2006 में आया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया? 93 संविधान संशोधन के द्वारा आया। कौन से आर्टिकल जुड़ा? 15(5) जुड़ा। तो पिछड़े वर्ग, दूसरा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए ये आया है। तो आपको अगर एक बार में समझ आया हो तो ये शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो संस्थाएं केंद्र की हो, चाहे वो संस्थाएं राज्य की हो, ये इनकी अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था कार्य कर रही है तो इसमें पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर क्या मिला जाएगा? आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इन वर्गों के उत्थान के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाएगा, जो कि समानता का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि इनका भी तो राज्य उत्थान करने का प्रयास करेगा ना। तो 15(5) में क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। किन के लिए है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है। क्या आधार है? सामाजिक और शैक्षणिक। याद रखें, आर्थिक आधार इसमें नहीं है। एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो आरक्षण है ये अल्पसंख्यकों की संस्थान में नहीं दिया जाएगा। ये आप कोट कर लीजिए, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए नहीं। यानी कि अगर ये आरक्षण की बात चल रही है तो जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान है उसमें ये वाली बात लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जब मैं आपको आर्टिकल 29 और 30 पढ़ाऊंगा जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, आर्टिकल 29 और 30, तब मैं आपको उसमें ये बात बताऊंगा। ठीक है, तो अगर 15 को देखें तो 15 की सारी क्लॉज आपने पढ़ ली है अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 16। तो 16 की बात करें तो 16 में क्या है? अभी आपने देखा 15 के आधार, 16 में देखेंगे हम सरकारी सेवाओं में, फिर से वही लिखेंगे हम, धर्म प्रजाति यानी कि मूल वंश, धर्म प्रजाति मूल वंश जाति लिंग, धर्म प्रजाति मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान, ये 5 आधार पुराने ही हैं। अब देखिए इसमें और निवास और उद्भव, उद्भव मतलब आपका ओरिजिन कहाँ का है। इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां पर नहीं किया जाएगा? सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी लोग सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति या प्रजाति या मूल वंश, जाति के आधार पर लिंग जन्म स्थान, ये 5 तो वही पहलू हैं। 2 और हैं 16 में जुड़े हुए, निवास और उद्भव, यानी कि इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा, इन सब के आगे लिखा हुआ है केवल, और एक शब्द जो इसका पूरा अर्थ बदल देता है, केवल 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु
कहां पर भेदभाव किया जाएगा? तो देखिए, क्षमता के आधार पर, शारीरिक, शरीर की बनावट के आधार पर, क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, तकनीकी योग्यता के आधार पर, इन आधारों पर भेदभाव हो सकता है। आप समझिए, आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने पे आपका कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप इस लिंग के हो तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओ, या फिर इस जाति को तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओ। नहीं, आपका कोई भी ये 7 आधार हो तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब एग्जाम कॉपी चेक होगी आपकी, तब उसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी। कहीं पर शारीरिक बल मांगा जाएगा तो वो देखा जाएगा। तो अगर योग्यता कम है आपकी, तो आप उस परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इस आधार पर भेदभाव संभव है। अच्छा, इन्हीं आधारों को बोलते हैं तार्किक भेदभाव। क्या बोला जाता है? एक वर्ड है तार्किक भेदभाव, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ये भेदभाव तार्किक है, जरूरी है। अब आप बताइए, योग्यता के आधार पर ही तो चयन होगा किसी का, तो योग्यताओं में समानता कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, इन आधारों पर हमें भेदभाव नहीं करना है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, सभी के लिए सरकारी सेवाओं में समानता ऐसे स्थापित तो नहीं होगी। कुछ वर्ग जो होंगे वो पिछड़े वर्ग होंगे, कुछ जातियां होंगी, कुछ महिलाएं होंगी। तो क्या प्रावधान कर रखा है? तो अगर हम इसमें देखें, अच्छा एक बात और, ये सरकारी सेवाएं में सार्वजनिक संस्थाओं के लिए मैंने आपको बताया, सार्वजनिक संस्थाएं, ठीक है, सार्वजनिक संस्थाएं मतलब सरकारी सेवाएं। निजी की अगर बात करें तो निजी कंपनियां भेदभाव कर सकती हैं, यानी कि निजी कंपनियों के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। आर्टिकल 16 अगर 2 देखोगे आप, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, तो 16 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, 16 की क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि निजी कंपनियां, ठीक है, निजी कंपनियां भेदभाव कर सकती हैं। तो निजी कंपनियां योग्यताएं भी देखेंगी, निजी कंपनियां और भी चीजें देखेंगी, तो वो भेदभाव कर सकती हैं, ठीक है। अब सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 3 है। 16(3) में 2 नए आधार हैं। क्या आधार हैं? 2 नए आधार, एक तो था निवास और एक था उद्भव, ठीक। तो अब 5 आधार पुराने हैं, 2 नए हैं। निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो क्यों करा गया है ऐसा? तो आप कहोगे सर इसलिए करा गया कि भारत के सभी नागरिक किसी भी सरकारी सेवाओं में चयन के लिए बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो भाई निवास स्थान चाहे उनका कुछ भी हो, उद्भव इनका कुछ भी हो, वो वहां पर निवास कर सकते हैं। मतलब कहीं भी निवास कर रहे हो, वो इस आधार पर वंचित नहीं किए जाएंगे कि वो कोई अलग राज्य के निवास करने वाले हैं या उनका उद्भव कहीं और हुआ है। तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन समझने वाली बात जो है वो आगे है। देखिए, एक विचार है जिसे कहते हैं भूमिपुत्र का विचार, भूमिपुत्र का सिद्धांत कह लीजिए आप, भूमिपुत्र का सिद्धांत, द सन्स ऑफ सॉइल। ये सिद्धांत क्या कहता है? जब आप सिद्धांत को पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, या आपने आता होगा, कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। देखिए, वैसे तो हमने पूरे 7 आधार लिख दिए हैं कि सरकारी सेवाओं में अगर आपको चयन होना है तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। 16(3) लिखा हुआ है, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 16(3) की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूमिपुत्र का सिद्धांत ये कहता है कि जो जिस जमीन या जिस भूमि पर या फिर जिस राज्य में पैदा हुआ है, उसे उस राज्य में सेवा करने का अधिकार पहले मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मुझे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सेवाएं होंगी उनमें मुझे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं तमिलनाडु में जाकर
अपना फॉर्म भरूं या फिर मुझे पहले प्राथमिकता दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु राज्य अपने राज्य के निवास करने वाले नागरिकों को पहले प्राथमिकता देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भूमिपुत्र का सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस राज्य में पैदा हुआ है, तो उस राज्य की सरकारी सेवाओं में आने का पहले आधार, प्राथमिकता जो है वो उस राज्य के व्यक्ति को दी जाएगी, ना कि किसी और राज्य के व्यक्ति को दी जाएगी। इसलिए 16(3) मैंने आपको लिखवाया था। 16(3) में क्या लिखा हुआ है? आधार है और निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है। यानी कि मैं लिख दूं निवास, इसके आधार पर भेदभाव संभव है। कभी कभी आप फॉर्म भरोगे, तो आप जैसे पीसीएस का कोई फॉर्म भरते हो, तो कुछ राज्य में आप भर सकते हो हिंदी भाषी राज्य में, उसके अलावा फॉर्म अलाउ नहीं होता। जैसे कभी कोई वैकेंसी डालते हो, कहता है कि आपको अपना रेजिडेंस दिखाना पड़ता है, तो अगर आप उस राज्य के निवासी हो तब तो आप फॉर्म भरोगे, अन्यथा नहीं भरोगे। अब देखिए, इतनी छोटी सी बात आप मिस कर जाते हो। ये आर्टिकल 16(3) तो है जो आपको किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरने से रोक रहा है। वहीं अगर 16 का क्लॉज 1 पढ़ोगे, तो आप आधार पढ़ोगे कि साहब धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर रोक नहीं होगी। लेकिन रोका क्यों जा रहा है आपको किसी एग्जाम में बैठने से? अगर आप और राज्य के हैं तो क्यों है? क्योंकि सिद्धांत कौन सा चल रहा है? भूमिपुत्र का सिद्धांत चलता है। यानी कि उन राज्यों के बच्चों को, वहां के नागरिकों को, नागरिक तो पूरे भारत के ही हैं, उन राज्य में रहने वाले लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यही है हमारा आर्टिकल 16(3). बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा जरूर से जरूर। परंतु इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूं। देखिए, इसे मुझे थोड़ा सा, जब भी राज्य आर्टिकल 16(3) के आधार पर, निवास के आधार पर भेदभाव करेगा, तब ये देखो राज्य के अंदर, यानी कि राज्य की संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए भेदभाव तो हो रहा है निवास के आधार पर, तो ये नियम संसद बनाएगी। ये याद रखना है आपको, संसद नियम बनाएगी इसके लिए, संसद नियम बनाएगी, ना कि राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अगर निवास के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो संसद उसमें नियम बनाती है, इसमें विधानमंडल का कोई रोल नहीं होता। यानी कि राज्यों का कोई रोल नहीं होता है, इसमें राज्यों का रोल नहीं होता, इसमें केंद्र का रोल होता है, संसद का रोल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे। 16 क्लॉज 4 अगर हम देखें तो इसमें हमें देखना है आरक्षण, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु किस चीज में आरक्षण? तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण। अब एक बड़ी गहरी बात इसमें दे रखी है, सरकारी सेवाएं, इनमें आरक्षण के लिए। तो सवाल यह है कि पिछड़े वर्ग हैं, उनके अंदर अगर हमें सरकारी सेवाओं में आरक्षण देना है तो क्या शर्तें हैं? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16(4) कहता है कि पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में तभी आरक्षण मिलेगा जब यह 3 शर्तें पूरी करते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वह पिछड़े वर्ग से हो। पहली शर्त क्या है? वह पिछड़े वर्ग से आते हो। दूसरी शर्त क्या है? सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। जी हां, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि किन आधारों पर सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है, तो आप 3 आधार बताएंगे। पहला कि वो पिछड़े वर्ग से आते हो, दूसरा सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, यानी कि सरकारी सेवाओं में उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वह पिछड़े हो।
3 आधार हैं। अगर सरकारी सेवाओं में आरक्षण है तो कितने आधार हैं? 3। कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं? आर्टिकल 16(4) में लिखे हुए हैं। पहला आधार, मैं पिछड़े वर्ग से हूं। दूसरा आधार, उन वर्गों का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। तीसरा आधार क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वह पिछड़े हो। अब सवाल ये है कि बार बार मैं कह रहा हूं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, तो आखिर में पिछड़े है कौन? समझना ये है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग आयोग में। देखिए आर्टिकल 340 क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए है और पिछले वर्ग आयोग से संबंधित है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे जो यह बताएंगे कि भारत में पिछड़ा कौन है। क्या करेगा यह आयोग? ये बताएगा भारत में पिछड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है। तो इस आधार पर, इस आर्टिकल के आधार पर राष्ट्रपति ने एक आयोग गठन किया, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग 1953। तो आपसे कोई पूछे काका कालेलकर आयोग किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पिछड़े वर्गों में, पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। यानी कि यह बताने के लिए कि भारत में पिछड़ा वर्ग कौन है, पिछड़ा कौन है, पिछड़ा, उसके लिए क्या है? काका कालेलकर आयोग 1953 में बना। किस आर्टिकल के तहत बना? 340। अब क्योंकि हमें सरकारी संस्थान में, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 16(4), क्योंकि हमें सरकारी संस्थान में आरक्षण देना है। अब उन आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग को देना है, यानी कि जो पिछड़ गए हैं उन वर्गों को आरक्षण देना है। तो उन आरक्षण के 3 मैंने आपको शर्तें बताई। तो अब समझ में आएगा कि पिछड़ा वर्ग कौन है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 340। और 340 में क्या है? 340 में पिछड़े वर्ग के राष्ट्रपति एक ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो बताएगा कि पिछड़ा कौन है। अच्छा, आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसमें कई सारी चीजें बताई गई। काका कालेलकर आयोग ने ही पहली बार कहा था कि महिला भी पिछड़े वर्ग में शामिल होनी चाहिए, परंतु इसकी यह रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। अब आगे अगर हम बढ़े तो 1979 मंडल आयोग आप सुनते होंगे। मंडल आयोग, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बना एक मंडल आयोग। इन्होंने क्या किया? ये भी इनका काम क्या था? पिछड़ा कौन, ये भी देख रहे थे पिछड़ा कौन। तो बड़ी बात आपको समझनी है, जब मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और पूरी रिपोर्ट बनाई तो उसमें निकल के सामने ये आया कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़ा वर्ग में आती हैं। बहुत ध्यान से आपको बात याद रखनी है। यानी कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो पिछड़ा कौन का अगर सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि भारत में पिछड़ा कौन है? जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं वही क्या है? वही पिछड़ा वर्ग भी है। यानी कि जातियों का संबंध परस्पर वर्ग से है। तो इन्होंने इस तुलना में आए, मतलब इस इन्होंने हर तरह की तुलना की। जब बाद में निष्कर्ष निकाला तो उन्हें निष्कर्ष ये निकाला कि भारत में जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर, इसका मतलब हमें एक बात समझ में और आनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग है, यानी कि अगली जातियां अगला वर्ग है, यही से आप समझेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यानी कि भारत में कोई आपसे पूछे पिछड़ा वर्ग कौन है, तो इन आयोग के आधार पर पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि जातियों का परस्पर संबंध किससे है? वर्ग से है। तो आप बहुत गहरी बात समझ पा रहे हैं आप। यानी कि जो अगली जातियां हैं वो अगले वर्ग में आ गई, जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़ा वर्ग कहलाई। ठीक है। इसी आधार पर जब 1990 में नरसिम्हा राय सरकार आई तो इन्होंने 27% आरक्षण दिया। ठीक। अब पीवी नरसिम्हा राव ने एक बात कही, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा आधार पर भी, आर्थिक आधार पर नहीं है।
अब देखिए नरसिम्हा राव ने क्या किया, आर्थिक आधार के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया, और जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया तभी इस केस का नाम है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी वाद। भारत संघ। तो आपसे पूछा जाए इंदिरा साहनी वाद क्या है, तो आरक्षण से संबंधित मामला है, उसका नाम है इंदिरा साहनी वाद वर्सेस भारत संघ। अब यह जो मामला है ये आरक्षण से संबंधित है। तो इसमें इंदिरा साहनी केस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। सबसे पहले तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत दिया गया उसका नाम है क्रीमी लेयर का सिद्धांत। क्रीमी लेयर का सिद्धांत। इंदिरा साहनी केस ने सबसे पहले क्या बात मानी गई, इंदिरा साहनी ने कह दिया ठीक है, सरकार जो आरक्षण दे रही है उसके दो आधार हैं, एक आधार है सामाजिक और एक आधार है शैक्षणिक, यानी कि इन आधारों पर आरक्षण दिया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। परंतु पीवी नरसिम्हा राव ने जो 10% का नियम ले गए आर्थिक आधार पर, वो चीज गलत है, यानी कि आर्थिक आधार को संरक्षण से, आरक्षण से बाहर कर दिया गया। आर्थिक आधार को उन्होंने आरक्षण से बाहर कर दिया। दूसरी चीज क्या कही कि अभी मैंने कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां यानी कि वंचित जातियां हैं, तो पिछड़ी जातियां ही क्या है, पिछड़ा वर्ग है। अब यह जरूरी नहीं है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अगड़े ना हो, इसका मतलब ये है यानी कि पिछड़ी जातियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभुत्वशाली संपन्न होंगे। इसका मतलब उनके पास धन का संकेंद्रीकरण होगा, धन होगा, पद प्रतिष्ठा होगी। मान लीजिए कोई अफसर रैंक का व्यक्ति है और यानी कि कोई बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है और वो पिछड़ी जाति में है, तब उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है तो पिछड़ी जाति में परंतु वो अगड़े यानी कि आगे स्थान पर आता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि पिछड़ी जातियों में सारे लोग पिछड़े ही हों, उन पिछड़ी जातियों में जो प्रभुत्व संपन्न होंगे, जिनके पास धन होगा, पद प्रतिष्ठा होगी, यानी कि समाज में ठीक, यानी कि धन के आधार पर बढ़िया स्थिति होगी, संपन्नशाली होंगे, उन्हें अगड़ा माना जाएगा। तो पूरा क्या बोलोगे आप कि उन्हें पिछड़ों में अगड़ा माना जाएगा। उसी के लिए वर्ड यूज करा है क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर वाले लोगों को इसमें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात बताई। तो अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा साहनी वाद किससे संबंधित है, तो आरक्षण से संबंधित है। दूसरा आपसे पूछा जाए क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है, तो आप बता देंगे कि जो आयोग था, मंडल आयोग, उन्होंने बताया कि पिछड़ी जातियां ही क्या होती हैं, पिछड़ा वर्ग होती हैं, परंतु उन पिछड़ी जातियों में जो लोग अगले होते हैं, आगे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रीमी लेयर कहा जाता है। यानी कि इस क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। क्लियर। इंदिरा साहनी वाद ने इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप क्या किस आधार पर देंगे, तो पहला तो आप क्रीमी लेयर देखेंगे। दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 335, इसमें अगर कोई व्यक्ति शासन प्रशासन या फिर किसी भी सरकारी सेवाओं में आता है तो उसकी दक्षता एवं कुशलता देखी जाती है। तो अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो जिस आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं दूसरे व्यक्ति की दक्षता और कुशलता से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं आप। यानी कि किसी एक व्यक्ति जिसके पास दक्षता और कुशलता दोनों है, आपने उसकी जगह आरक्षण के दर पर एक ऐसा व्यक्ति रख लिया जिसके पास न तो दक्षता है न कुशलता है, तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को आरक्षण नहीं देंगे। आप आरक्षण किसे देंगे, जिसके पास दक्षता और कुशलता है। तो आर्टिकल 335 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो कुल आरक्षण की सीमा होगी, यानी कि आरक्षण की कुल सीमा, आरक्षण कुल सीमा 50% तक ही होनी चाहिए। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा को किस तक लिया गया है, तो 50% तक लिया गया है। तो आपसे अगर ऑल ओवर कोई पूछे कि इंदिरा साहनी केस क्या है, तो आप बताएंगे सर कि ये आरक्षण के मामले में दिया गया केस है, जिसे इंदिरा साहनी वर्सेस संघ
भारतीय संघ के नाम से जाना जाता है। इसमें इंदिरा साहनी ने कहा था कि जो क्रीमी लेयर है उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में जो पिछड़े वर्ग है उनमें भी अगले वर्ग होते हैं, यानी कि पिछड़े वर्गों में बहुत प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, उसे क्रीमी लेयर कहा गया। तीसरा, आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग, यानी कि जब आप आरक्षण दे रहे हो तो उसमें दक्षता एवं कुशलता को देखा जाना चाहिए, ना कि आरक्षण को। तो उसमें हम दक्षता और कुशलता देखेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि 50% तक सीमा होनी चाहिए आरक्षण के, टोटल आरक्षण की कितनी सीमा, 50% सीमा होनी चाहिए। अगली बात उन्होंने बताई कि अगर कोई व्यक्ति एक बार सरकारी सेवा में सेलेक्ट हो जाता है तो पद उन्नति मतलब प्रमोशन में बार बार आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार अगर कोई आरक्षित हो गया तो उसे बार बार पद उन्नति के लिए आरक्षण नहीं देना चाहिए। पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी प्रावधान थे इन सबको संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं, 50% तक होने की जो बात कही गई थी उसमें एक संविधान संशोधन है, आप अगर पढ़ेंगे तो 76वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा तमिलनाडु में 69% आरक्षण तक दे दिया गया। जैसे दक्षता एवं कुशलता है तो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो इसके थ्रू इसे बदल दिया गया। तो इस इंदिरा साहनी फैसले को कई सारे संविधान संशोधन द्वारा बदला जा चुका है, जिस पर आज तक बहस चल रही है। कभी हम आरक्षण की वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम इसे पूरा कवर करेंगे, लेकिन अभी हमने आपके एग्जाम के लिए इतना काफी बता दिया है, जिसका संबंध 16/4 और 16/4 के बाद इंदिरा साहनी के बाद में जो आरक्षण के प्रावधान को क्या कहा गया वो सारी चीजें बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 17 पर। आर्टिकल 17 जो कि सबको पता है, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी या एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता का अंत मतलब इसमें है कि किसी भी प्रकार की ऊंच नीच, वैसे अस्पृश्यता संविधान में परिभाषित नहीं है, तो अस्पृश्यता मतलब किसी प्रकार की ऊंच नीच, तालाबों पे जाना, कुओं पे जाना, वहां पर ऊंच नीच करना, या फिर किसी भी जन जगह पर ऊंच नीच करना, वर्णों में भेदभाव करना या फिर जातियों में भेदभाव करना, उन सब के लिए अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इस आधार पर एक नियम बना हुआ है, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955, जिसे सिविल संरक्षण अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 1 या 2 वर्ष की सजा हो सकती है। यानी कि 17 में जितने भी प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव, जातियों के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव है, उन सभी को समाप्त किया गया है। और यह एक निरपेक्ष अधिकार है। और आपको एक बात याद रखनी है, ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। ये राज्य के विरुद्ध तो है ही, यानी कि राज्य तो भेदभाव कभी करेगा ही नहीं, राज्य तो कभी स्पष्टता का प्रभावित नहीं होगा, अस्पष्टता का अंत ही करेगा। लेकिन व्यक्ति भी अगर ऐसा करते हैं तो उन दोनों के लिए है। याद रखिए आर्टिकल 17, स्पष्टता का अंत। अब आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, तो अगर इसमें देखें तो एंड ऑफ टाइटल्स मतलब भारत के पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि मिल जाती थी। तो आज भारत में किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति उपाधि नहीं लगा सकता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते सभी लोगों को बराबर रहने का अधिकार है, ना कि किसी व्यक्ति को कोई उपाधि, राजा, सम्राट, आदिराज, ये कोई उपाधि सारी नहीं है। भारत में कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, कोई उपाधि नहीं लगा सकता। अब इसमें और क्या देखना है, तो इसका मतलब यह है कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी।
कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। परंतु आपको बात समझनी है, यदि सैन्य या शैक्षणिक कोई ऐसी उपाधि है तो वह लगा सकता है। यानी कि सैन्य शैक्षणिक उपाधि मतलब क्या है, कोई सेना में है, कमांडेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडेंट है, कोई शैक्षणिक उपाधि किसी ने बीएससी करी है, किसी ने बीए किया है, किसी ने एमबीबीएस किया है, तो वो उपाधि लगा सकता है, परंतु राज्य के द्वारा कोई अतिरिक्त उपाधि उसे नहीं दी जाएगी। तो याद रखना है, सैन्य या फिर शैक्षणिक उपाधि आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ये आर्टिकल था 18 क्लॉज 1, आर्टिकल 18 क्लॉज का। वही हम देखें, अगर 18 क्लॉज 2 अगर हम देखें, आर्टिकल 18 क्लॉज 2, तो अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लो कोई विदेश से कोई उपाधि लेना चाह रहा है विदेश से उपाधि, तो क्या वो ले सकता है? आपके मन में सवाल आता होगा कि सर मान लीजिए विदेश से कोई अगर उपाधि मिल रही है तब क्या होगा? तो भाई विदेश से कोई उपाधि लेना चाहता है तो वो भी नहीं ले सकता। यानी कि आर्टिकल 18(2) में लिखा हुआ है विदेश से उपाधि लेना बिल्कुल मना है, आर्टिकल 2 में। तो 1 में क्या है? पहली बात तो आर्टिकल 18 उपाधि योगांत, कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा कोई। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, तो 18 क्लॉज 1 में है राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु राज्य कौन सी उपाधि देगा? यदि कोई सैन्य में है या फिर कोई शैक्षणिक या कोई अकादमिक कोई उपाधि दे रहा है, जैसे किसी के लिए पीएचडी कर ली है, तो वो राज्य उपाधि उसे दे सकता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या है? विदेशों से मिलने वाली उपाधि, तो क्या हम ले सकते हैं? तो नहीं, विदेशों से मिलने वाली उपाधि भी हम नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 3, अभी आपने देखी 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 3। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, कोई व्यक्ति है और वो विदेश का है परंतु वो भारत में निवास कर रहा है, भारत में निवास करता है, ठीक है, या फिर भारत में किसी ट्रस्ट में या कहीं पर काम करता है, ट्रस्ट या किसी कंपनी में कार्य करता है, ठीक। तो क्या वो बाहर से मिलने वाली किसी उपाधि को ग्रहण कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह वो भी उपाधि नहीं ले सकता। तो अगर देखें आर्टिकल, आप वापस से एक बार देखिएगा, तो 18 में आप देखोगे तो उपाधि योगांत है। 18 में आप समझ गए कि सर राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। 18 क्लॉज 2 भी समझ गए। अच्छा, 18 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राज्य कौन सी उपाधि देगा? शैक्षणिक, सैन्य या फिर अकादमिक के संबंध देगा। अच्छा, 18 क्लॉज 2 विदेशों से मिलने वाली उपाधि भी नहीं दी जाएगी। और 18 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि सर अगर कोई विदेश का व्यक्ति है, भारत में निवास कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं प्राप्त करेगा, ठीक है। अब एक क्लॉज है, अगला आर्टिकल हम देखें तो अगला आर्टिकल में आएगा आर्टिकल 18 क्लॉज 4। इसमें लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपहार, विदेश भेंट, सम्मान या फिर कोई उपाधि लेना चाहता है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं स्वीकार कर सकता। यानी कोई उपहार हो, कोई भेंट हो, सम्मान हो, उपाधि हो, कोई बाहर से और उसे मिल रही है, विदेश से किसी व्यक्ति को मिल रही है, बिना राष्ट्रपति के वो अनुमति के स्वीकार नहीं कर सकता। अब इसमें आपको लास्ट एक चीज समझनी है, एक होता है उपाधि, एक वर्ड होता है उपाधि, ठीक। और एक केस आपको याद रहना चाहिए, बालाजी राघवन वाद 1993, शायद 1993 का 1994 का केस है। और इसमें बताया कि उपाधि, एक आपने सुना होगा अवार्ड, या फिर आपने भारत में देखे होंगे भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण, ये सारे क्या अवार्ड है। तो बताइए उपाधि अवार्ड में क्या अंतर है? मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है भारत रत्न,
तो क्या वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं? क्या वो उपाधि मानी जाएगी? क्या वो अवार्ड माना जाएगा? तो क्या वो सही माना जाएगा? आपने देखा होगा ये कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले इन अवार्डों को रोक दिया गया था। तो उसके लिए केस हुआ। बालाजी राघवन वाद किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहा गया कि भाई उपाधि और अवार्ड में अंतर है। उपाधि का मतलब क्या है? जो किसी को भेंट के रूप में मिली है। वहीं अवार्ड का मतलब है जो किसी की क्षमताओं के आधार पर उसे मिला हुआ है। तो अगर किसी की क्षमताएं हैं और उसे अवार्ड अगर मिल रहा है तो ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि किसी के पास अगर भारत रत्न है, कोई अगर पद्म भूषण है या कोई पद्म विभूषण है, तो वो उपाधि नहीं कहलाएगी। आप ये नहीं कह सकते सर इनका ये भारत रत्न मिला, वो उपाधि उपाधि नहीं है बेटा, वो अवार्ड है। यानी कि उपाधि और अवार्ड में अंतर होता है। जो सप्रेम भेंट में दे दी जाती हैं बिना किसी वजह से, बिना किसी कार्य क्षमताओं के आधार पर, तो वो उपाधियां होती हैं। और जो क्षमताओं के आधार पर दी जाती हैं वो अवार्ड होते हैं। तो इन्हें हम अपने नाम से पहले लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये केस में कहा गया था बालाजी राघवन वाद 1994 में। क्लियर? तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, जिसमें हमने समानता के अधिकार को पूरा विस्तृत रूप में देखा। और आपने जाना होगा, आप कहीं भी आप चैनल पे देखिएगा तो इतना डीप में आपको नहीं मिलेगा कि हर एक क्लॉज के सब आर्टिकल भी आपको बताए जा रहे हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो ज्ञान को विस्तृत आधार पर लें, ना कि रटने के आधार पर लें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इस वीडियो के माध्यम से और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। संविधान के किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाली जो सीरीज होंगी मेरी, वो उसके आगे की सीरीज होगी। मैं जल्दी अपनी प्रश्नोत्तरी की भी सीरीज करने वाला हूँ स्टार्ट, उसे भी देखना न भूलें। ये सीरीज यूपीएसआई सिविल सेवा के लिए, जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ें, चाहे आप सिविल के एग्जाम के लिए पढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दिव्य रुद्रा कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।